पहली से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी स्कूल खुल गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से राज्य में करीब 1 साल पहले स्कूलों को बंद किया गया था, जिन्हें पूरी सावधानी के साथ राज्य सरकार ने छोटे बच्चों के लिए दोबारा खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद कई छात्र कोरोना नियमों को मानते हुए पहले ही दिन अपने स्कूल पहुंच गए, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी लखनऊ से भी सामने आई, जिनमें एक स्कूल में कुछ छात्र क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए ही अलग अलग बेंच पर बैठे दिखे। स्कूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग क्लास के छात्रों से उनके क्लासरूम में जाकर मुलाकात की। उन्होंने उन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें चॉकलेट भी बांटी और उनसे बातचीत की। कि कभी रोज आएगी ना, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल से भी सामने आईं, जिनमें स्कूल पहुंचे छात्रों का तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया गया। यही नहीं, स्कूल को गुब्बारों और सजावट के दूसरे सामान से भी सजाया गया। लंबे वक्त बाद स्कूल पहुंचकर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे। अच्छा लग रहा है, मेरी सारी फ्रेंड मिली हैं और मुझे टीचर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। राज्य के दूसरे शहरों के स्कूलों में भी कुछ इसी तरह के इंतजाम किए गए। जहां कानपुर के एक स्कूल में बच्चों का स्वागत उन पर फूल बरसाकर किया गया, तो प्रयागराज में एक सरकारी स्कूल के बाहर फूलों से स्वागतम लिखा गया। साथ ही छात्रों के हाथों को सैनिटाइज कराकर ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी गई। क्योंकि राज्य में छोटे बच्चों के लिए स्कूलों को खोल तो दिया गया, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए कि हर छात्र को हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल आना होगा, जिसके लिए यह तय किया गया कि पहली और 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र सोमवार और गुरुवार के दिन स्कूल आएंगे, जबकि मंगलवार और शुक्रवार को दूसरी और चौथी क्लास के छात्रों को स्कूल आना होगा। वहीं तीसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बुधवार और शनिवार को स्कूल खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक जबरदस्त सड़क हादसे के बाद लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि वहां पुलिस की गाड़ी और एक बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी इस गाड़ी पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए। भीड़ ने पत्थरों की बौछार से इसी तरह कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर किए। इसका कार ने शायद ब्रेक किया कि नहीं पता, लेकिन लड़के लोग ने आगे साइड पे ठोक दिया। हंगामा कर रहे इन लोगों ने थाने के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटरों को भी नहीं बख्शा। पुलिस वालों ने भीड़ में शामिल लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क पर अपनी गाड़ियां अड़ा दी, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। चंडीगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुए इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी। कांग्रेस नेताओं का एक दल खच्चर पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध मार्च के लिए निकल पड़ा और नारेबाजी करते हुए सरकार से बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग करता रहा। खच्चर गाड़ी पर कुछ नेता एक मोटरसाइकिल के साथ सवार हो गए, साथ में एक गैस सिलेंडर भी रखा गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के चेहरे के छोटे छोटे कटआउट भी गले में टांगे रखे। कांग्रेस के झंडे और नारों वाली तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। जिस तरीके से मोटरसाइकिल और सिलेंडर आज आम लोगों से बाहर हो चुका है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट खच्चर के ऊपर लोगों को चढ़ने पर मजबूर कर दिया। भारी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी रास्तों पर तैनात रहे और विपक्ष का यह हंगामा तब शुरू हुआ जब पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम केवल 4 दिन में दूसरी बार बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ, जिसके कारण दिल्ली में 1 साल के बाद एलपीजी गैस के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 800 रुपए के पार चली गई। इससे पहले 1 मार्च 2020 को दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 805 रुपए थी। हालांकि बाद में कोरोना संकट के बीच जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होकर 600 रुपए के भी नीचे पहुंच गई थी। 30 नवंबर 2020 को दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपए थी, लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 38% बढ़ गई और एक सिलेंडर की कीमत 225 रुपए बढ़कर 819 रुपए पर पहुंच गई। अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 125 रुपए महंगा हो गया। पहले 4 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ाए गए, फिर 15 फरवरी को सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। इसके बाद 25 फरवरी को 25 रुपए और 1 मार्च को कीमत 25 रुपए और बढ़ गई। हरियाणा के सोनीपत में कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की बुरी तरीके से पिटाई की। बताया गया कि बाइक खड़ी करने के लिए इस दुकानदार की कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी और इसी बात से खफा बदमाशों ने उस दुकानदार को पीट दिया।
घटना के वीडियो में ये हमलावर चेहरा ढके एक दुकान की तरफ जाते दिखे, जिसके बाद उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। मारपीट होती देख सामने वाली दुकान से कुछ लोग हमलावरों की तरफ लपके, तभी दूसरे दुकानदार भी मदद के लिए दौड़ पड़े। इस बीच भीड़ बढ़ती देख हमलावर भागने लगे। उनके हाथों में बेल्टें और रॉड थी जो उनके सर में उन्होंने मारी। लोगों ने घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जेल में बंद एक लेखक की मौत के विरोध में प्रदर्शन करने उतरे छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद किए गए मुश्ताक अहमद नाम के लेखक की 2 दिन पहले मौत हो गई थी, जिसके विरोध में लेफ्ट से जुड़े एक छात्र संगठन के सदस्य वहां के गृह मंत्रालय का घेराव करने पहुंच गए। रोका गया तो उनके और पुलिस के बीच सड़क पर जंग छिड़ गई। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई और उसे पार करने पर आमादा छात्रों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। इससे पहले छात्रों की टोली एक पुलिस बैरिकेड तोड़ती भी नजर आई। सामने खड़ी पुलिस की फौज को चुनौती देते हुए कुछ छात्र आगे आए और एक एक कर वहां लगे बैरिकेड हटाने लगे। वो वहां से तो आगे बढ़ गए, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने शहर के कई इलाकों में मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने उन 7 छात्रों को भी तुरंत रिहा करने की मांग की जिन्हें लेखक की मौत के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गुजरात सरकार बजट सत्र में लव जिहाद पर कानून लाएगी। प्रदीप सिंह जाडेजा जो कि मंत्री हैं, उनकी तरफ से पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये दावा किया गया कि नाम बदलकर लड़कियों को फुसलाने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार इसी बजट सत्र में इस कानून को लाएगी। इस विधानसभा के सत्र के अंदर हमने जो ऑर्डिनेंस बनाए थे और उस ऑर्डिनेंस को बिल के अंदर कन्वर्ट करने के साथ साथ हम गुजरात विधानसभा के अंदर लव जिहाद का कायदा लाएंगे। उस हिसाब से धर्म स्वातंत्र हमारा जो कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट करके लव जिहाद के इस शैतान को कंट्रोल करने के लिए जो लोग अपना हिंदू नाम धारण करके हमारी बहनों और हमारी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर अंतरधर्म शादी कराकर उनका शोषण का काम करते हैं, उनको रुक जाव करने के लिए हम ये कानून इस विधानसभा के बजट सत्र के अंदर ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां पुलिस ने पानी के एक टैंकर से 9 गाय भैंसों को बरामद किया। बताया गया कि उन्हें तस्करी कर जम्मू से कश्मीर ले जाया जा रहा था, लेकिन तस्करों की चाल पुलिस ने नाकाम कर दी और सभी जानवरों को छुड़ा लिया। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि कैसे उस टैंकर में कई बेजुबानों को बेदर्दी से ठूंसा गया था। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने टैंकर के अंदर थर्मोकोल की शीट भी लगाई थी ताकि बाहर से अगर कोई उस पर हाथ लगाए तो वो खाली न लगे और गाय भैंसों की आवाज भी बाहर न जाए। पुलिस ने बताया गया कि उसमें लगभग 9 जानवर बंद थे जिनकी हालत काफी खराब थी। पानी की टैंकर के आड़ में इसे कश्मीर पहुंचाने का इनका मंसूबा था। पुलिस ने उन सभी को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद एक और झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में कर दी है बढ़ोतरी। सीएनजी के दाम 70 पैसे और पीएनजी के दाम 91 पैसे बढ़ गए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 43 रुपए 40 पैसे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 49 रुपए 8 पैसे पहुंच गई। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। बताया गया कि कोरोना की वजह से आईटीएल के खर्चों में हुई बढ़ोतरी की वजह से दाम बढ़ाए गए हैं। मुंबई में पिछले साल अचानक खड़े हुए बिजली संकट के तार चीन से जुड़ते दिख रहे हैं। News18.com की रिपोर्ट है कि बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मात खाने के बाद चीन ने भारत में साइबर अटैक की कोशिश की थी, जिसकी वजह से पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में एक दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया। यह घटना चीन के एक बड़े साइबर मिशन का हिस्सा थी, जिसका मकसद भारत के पावर ग्रिड को ठप करना था। दावा तो यहां तक किया गया कि चीन ने यह भी योजना बना ली थी कि अगर गलवान घाटी में भारत दबाव बनाता है तो वो पूरे देश को अंधेरे में डुबो देगी। यानी केवल मुंबई नहीं, देश भर के कई पावर ग्रिड चीन के हैकरों के निशाने पर। लेकिन कई वायरस के सक्रिय नहीं हो पाने की वजह से ऐसा
नहीं हो सका। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इस मामले की पड़ताल में जुट गई और इस बीच केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि उस दौरान डेटा की कोई चोरी नहीं हुई। सेवरल ब्लैक लिस्टेड आईपी कंपनीज या रेटिंग एजेंसीज इन्होंने शायद एमएसईबी के सर्वर में लॉगिन के अटेम्प्ट किए हो। पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। अब प्रशांत किशोर का दर्जा वहां कैबिनेट मंत्री का होगा। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में भी कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। ऐसे में अब अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। इसके अलावा वो वहां बूथ समिति की बैठक और पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। दीनदयाल जी हम सबके करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत रहे। दिल्ली के 30 हजारी में क्वीन मैरी स्कूल के बाहर कुछ छात्रों और उनके घर वालों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि एक छात्रा को कोरोना हुआ है और स्कूल में कोरोना नियमों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग की। अगर आप लोगों ने बताया कि आप लोग पॉजिटिव हो तो फिर हम लोग आपको सस्पेंड कर देंगे। बंगाल में ड्रग्स केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ टीएमसी नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है। अभिषेक बनर्जी और मुरलीधर शर्मा का एक बहुत बड़ा साजिश था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ममता बनर्जी के गढ़ माने जाने वाले मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज सुबह 9 बजे योगी आदित्यनाथ बंगाल के लिए रवाना होंगे और वहां विधानसभा चुनाव के लिए मालदा में रैली करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ये पहली बड़ी रैली होगी जिसमें स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी के एक स्कूल में छात्रों से मिले जहां मस्ती भरे मूड में नजर आए। वहां उन्होंने छात्रों के साथ डांस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जापान की मार्शल आर्ट आइकिडो का हुनर भी दिखाया। इसके बाद एक छात्रा ने उन्हें पुशअप्स लगाने का चैलेंज दिया तो बिना आनाकानी किए राहुल तुरंत शुरू हो गए और इतनी फुर्ती से उन्होंने पुशअप लगाया कि सब के सब दंग रह गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर दौरे पर जाएंगे। वो पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उनका मालवीय नगर इलाके में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हैं और जयपुर में कई जगह उनके स्वागत की तैयारी भी है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में एक बार फिर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर सख्ती बरती, लेकिन इसके बावजूद कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। यांगोन से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए भी अपना विरोध जारी रखा। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से थोड़ी देर के लिए वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उन्होंने पानी से अपने चेहरे धोए और एक बार फिर सैन्य शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी पानी की बौछार से बचने के लिए छाता लिए भी दिखाई दी। देश के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गोली लगी। इस बदमाश की लूट और बलात्कार के मामलों में पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने इस बदमाश के पास से एक अवैध हथियार के साथ कारतूस भी बरामद किए, जिसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने इसका पीछा किया। इसने अपने बचाव में फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा करवाई जा सके। ड्राइविंग करते वक्त हाईवे के टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से होने वाली परेशानी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश के सभी नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर ट्रैफिक की जानकारी अब लोगों को लाइव मिल सकेगी। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करी है।
इसका फायदा यह होगा कि लोग जिस भी टोल नाके से गुजरने वाले हों, वहां पहुंचने से पहले टोल नाके पर लगे ट्रैफिक जैम की जानकारी पहले से मिल जाएगी। इसके लिए लोगों को सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट nhai.gov.in पर लॉगिन करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक देश में टोल नाकों पर मौजूदा वेटिंग टाइम औसतन 3 मिनट से ज्यादा है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इस वेटिंग टाइम को 1 मिनट से कम पर लाया जा सके। हिरासत के विरोध में चंद्रबाबू नायडू एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को तिरुपति एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। चंद्रबाबू नायडू तिरुपति और चित्तूर में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका की वजह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। राज्य में 10 मार्च को निकाय चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, न कि कोविन ऐप पर। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ टीएमसी नेताओं के नाम दीवारों पर लिख दिए गए और उन्हें चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बताया गया, लेकिन जैसे ही मीडिया में ये बात आई, इन नामों को ढक दिया गया। दिल्ली के साकेत इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार पेड़ से जा टकराई। इस गाड़ी के पीछे आ रही एक दूसरी गाड़ी भी संभल नहीं सकी और मर्सिडीज को पीछे से टक्कर मार दी। बताया गया कि हादसे के वक्त मर्सिडीज में 2 लोग सवार थे, जिनमें एक आदमी घायल हो गया, जबकि पीछे से टकराई गाड़ी में बैठा आदमी भी बाल-बाल बच गया। उसने डीजल लेने आए थे, गाड़ी से डीजल लेने आए थे, वो किसी ने रॉन्ग टर्न कर ली गाड़ी, उस चक्कर में वो पेड़ से टकरा गई गाड़ी। तो पर सब सेफ है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क को इस बार सिर्फ 2 महीने ही बंद रखने के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया। भारी बर्फबारी की वजह से हर साल श्रीनगर लेह हाईवे को मार्च के आखिर या अप्रैल में खोला जाता था, लेकिन सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ की मेहनत ने लोगों की राह आसान कर दी। बीआरओ के जवान भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की भी परवाह न करते हुए पिछले 2 महीने से लगातार इस काम में जुटे रहे। बर्फ हटाने वाली मशीनों के जरिए उन्होंने इस बेहद मुश्किल काम को भी आसान कर दिया। भीषण बर्फबारी की वजह से हर साल इस हाईवे को 4 या 5 महीनों के लिए बंद करना पड़ता था। फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू ओपन जोजिला सो अर्ली। इस हाईवे के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। उम्मीद जताई गई कि श्रीनगर लेह हाईवे खुल जाने से लद्दाख पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। बीजेपी ने टीएमसी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम की शिकायत की है। आरोप लगाया है कि उन्होंने एक मस्जिद में जाकर एक खास वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने के कुछ ऐसे वादे किए हैं जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को इस शिकायत के साथ एक वीडियो भी सौंपा है। बीजेपी का दावा है कि वीडियो 27 फरवरी का है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, जिसमें वो और उनकी 85 साल की मां बुरी तरह घायल हो गई और इस घटना के सामने आते ही उसने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने वहां के थाने का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इससे पहले घटना के विरोध में बीजेपी ने एक मार्च निकाला, जिसमें महिला मोर्चा की अगुवाई में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई। कार्यकर्ताओं को थाने की तरफ बढ़ते देख वहां के गेट बंद कर दिए गए, लेकिन महिलाओं ने गेट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। তার বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাকে মেরেছে এবং তার বয়স্ক মাকে মেরেছে। घटना पर सियासत गरमाती देख टीएमसी ने भी सफाई दी और बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आरोप झूठा है, लेकिन घटना जो घटे हैं वो बहुत ही खराब है। लेकिन गोपाल मजुमदार और उनकी मां पर हुए हमले के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आ गया और उसने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख हमले पर चिंता जाहिर की। गुजरात में आज निकाय चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। निकाय चुनाव की मतगणना का काम शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में नतीजे आने लगेंगे। आज 31 जिला पंचायतों, 231 तहसील पंचायतों और 81 नगर पालिकाओं के नतीजे आएंगे। इन निकाय चुनावों में कुल 8,474 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी पहले ही 237 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। यानी कि आज 8,237 के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती का काम चल रहा है और कुछ ही देर में रुझान और नतीजे आने लगेंगे।
इससे पहले गुजरात के 6 नगर निगमों के नतीजे घोषित हुए थे, जिनमें सभी पर बीजेपी में शानदार जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज की गई थी। तो कुछ ही देर में रुझान आने लगेंगे 8,237 सीटों पर, क्योंकि इससे पहले 237 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी जो सीटें हैं उन पर नतीजों के लिए मतगणना का काम शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। तो गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होंगे और हम सीधे रुख कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर। गीता मेहता इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। गीता, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, स्थानिक स्वराज में आपने पहले ही बताया कि 6 महानगर पालिका जो है कॉरपोरेशन से, उसमें भाजपा की शानदार जीत हुई है। पर जहाँ तक नगर पालिका और तहसील पंचायत की बात है, वहाँ पे 2015 के चलते इस बार जो मत पड़े हैं वो कम पड़े हैं। मतलब कि 5 to 10% का जो गैप है वो 2015 से कम पड़े हैं। मतलब अगर 2015 में 60% अगर वोट पड़े तो इस बार कम से कम 5 to 10% मत कम पड़े हैं और हर एक जगह नगर पालिका, तालुका पंचायत, सभी में यही हाल है। तो देखना ये है कि ये जो कम वोट पड़े हैं या तो किसी पक्ष के फेवर में जाएंगे या तो किसी पक्ष के विरोध में जाएंगे। तो देखना ये है कि जो 10% कम वोटिंग हुई है वो किसकी फेवर में जाती है। अभी हम खड़े हैं गांधीनगर की सरकारी विनयन कॉलेज पे। मैं कैमरामैन को विनती करूंगी कि यहाँ के दृश्य दिखाएं। यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त जो है वो काफ़ी कड़ा है। 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे बैलेट पेपर की मत गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। राज्य की 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत में 28 फरवरी को मतदान हुआ था। आज इन सब के लिए मत गणतरी जो है, काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 2555 उम्मीदवार, और कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के 2247 उम्मीदवार, बीएसपी के 109 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के 719 उम्मीदवार, अन्य पक्ष के 432 उम्मीदवार और अपक्ष 1184 उम्मीदवार जो हैं वो अभी हरीफाई में है, स्पर्धा में है। जहां तक बिन हरीफ बैठकों की बात है तो 31 जिला पंचायत के चुनाव में 980 बैठकों पर 25 बैठक बिन हरीफ घोषित हो चुकी है, जबकि 955 बैठक पर ही चुनाव आयोजित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के 954 उम्मीदवार। गीता लौट रहे हैं आपके पास अपने दर्शकों को। दरअसल ये कुछ आंकड़े दिखा दें कि 8,474 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही 237 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। यानी जो बाकी की सीटें बची हैं अब उन पर नतीजे आने बाकी हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और इस वक्त गुजरात निकाय चुनाव की टैली यानी सीटों की संख्या पर नजर डालें तो बीजेपी 237 सीटें जीत चुकी है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं, यानी बीजेपी 237 सीटों पर पहले ही जीत दर्ज कर चुकी है। बाकी बची सीटों के लिए हो चुकी है मतगणना शुरू। तो बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं 237 सीटों पर। लगातार ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और आज 8,237 के नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसके लिए मतगणना का काम हो चुका है शुरू। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, इन तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत दांव पर लगाई है। लेकिन इस सब के बीच जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं उसके मुताबिक 8,474 सीटों में से 237 सीटें बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और जो बाकी की सीटें बची हैं उन पर मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा के बीच हो चुका है शुरू। लगातार ये टैली आपके सामने। अब जो बाकी की सीटें हैं वो किसके फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी ये देखना दिलचस्प होगा। रुझान आने अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे क्योंकि मतगणना का काम कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। 8,474 सीटें, जिनमें से 237 सीटें बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं और इस सब के बीच अब बाकी की सीटों पर रुझान आने शुरू होंगे क्योंकि मतगणना का काम शुरू हो चुका है। लेकिन कौन मारेगा बाजी, ये बड़ा सवाल। गीता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पिछली बार 60% तक मतदान, इस बार 10 से 15% आप बता रही हैं ज्यादा मतदान हुआ है। किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो गीता? नहीं, पिछली बार से 2015 की बात करें, 2015 से 2021 में 5 to 10% वोटिंग जो है वो कम हुई है।
तो ये कम जो वोटिंग है किसी न किसी पार्टी को अफेक्ट करेगी। सबसे बड़ी दो ही पार्टी है गुजरात में, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो देखना ये है कि जो कम वोटिंग हुई है 5 to 10% प्रतिशत जो कम वोटिंग हुई है वो किसकी फेवर में जाती है। जो राजकीय विश्लेषक है वो ये मान रहे हैं कि जो कम वोटिंग हुई है वो शायद भाजपा की फेवर में और कांग्रेस के अगेंस्ट है। पर ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में जो मतदाता है उन्होंने क्या मन बनाया था और उन्होंने किसको वोट दिया है। जी चलिए, तो ये बड़ा करेक्शन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पिछली बार अगर 2015 की बात की जाए तो 10 से 60% तक वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 5 से 10% कम वोटिंग हुई है। लेकिन जो जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनका ये मानना है कि ये कम वोटिंग जो हुई है 5 से 10% तक जो कम वोटिंग हुई है वो सत्तारूढ़ दल के फेवर में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। इस सब के बीच आपको एक बार फिर से टैली बता दें, 8,474 सीटें 237 सीटों पर पहले ही बीजेपी दर्ज कर चुकी है जीत, और बाकी बची सीटों पर अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद नतीजे किसकी किस्मत इस निकाय चुनाव में चमकेगी ये देखना होगा। गीता, कितने चरणों में ये जो मतगणना है वो शुरू होगी, कितनी देर हो चुकी है, क्या कुछ रुझान भी आने शुरू हो गए हैं? नहीं, अभी तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। 9 बजे शार्प 9 बजे बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है और लगता है कि बैलेट पेपर की गिनती खत्म होने के बाद ही ईवीएम मशीन है उनका सील तोड़ा जाएगा। बाद में ईवीएम मशीन के मतगणना शुरू होगी। बैलेट पेपर में स्वाभाविक रूप से पहला 1 घंटा जो है वो बैलेट पेपर की काउंटिंग में जाता है। पूरे गुजरात में सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हुई है और बाद में ही ईवीएम मशीन का सील जो है वो तोड़ा जाएगा। अब पहला जो 1 घंटा है वो बैलेट पेपर की गिनती में जाएगा और बाद में ही ईवीएम मशीन जो है वो खुलेंगे। जहाँ तक चरणों की बात है तो वो हर एक जिले में, हर एक तहसील में अलग अलग प्रकार से हैं। तो जैसे कहीं पे सीट ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा देर लग सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि कोविड के जो स्थिति है तो जो मतगणना हो रही है वो कोविड के नियमों के तहत हो रही है। मतलब कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसके पालन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कम लोगों के साथ हो रही है। तो शायद ये भी हो सकता है कि जो रुझान है वो थोड़े देर के बाद है। मतलब कि समझो कि 2 बजे तक अगर पूरे गुजरात का रिजल्ट आ जाता है हर बार, तो इस बार और 1-2 घंटे लेट होने की संभावना है हर जगह। जी गीता, कितने सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये काउंटिंग चली? आप बता रही कि पहला जो 1 घंटा होगा बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम की ईवीएम मशीनों से वो तमाम जो जनता ने वोट दिए हैं वो खुलने शुरू होंगे, यानी पहला घंटा। उसके बाद उम्मीद के रुझान कम से कम आने शुरू हो जाएंगे, कुछ हद तक तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। गीता, बिल्कुल बिल्कुल। जो 81 नगर पालिका है, 31 तालुका पंचायत है, तो हर जगह पे, मतलब हर तालुके में, हर जिले में अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि कितने वार्ड हैं, कितनी बैठकें, उस हिसाब से जिला वाइज कलेक्टर ने वो तय किया है कि कहाँ पे कितने काउंटिंग सेंटर्स रहेंगे। जहाँ तक गांधीनगर की बात है, जहाँ पे हम उपस्थित हैं, वहाँ पे मानसा, दहगाम और कलोल, इन 3 जगहों पे तालुका पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका के चुनाव थे। तो यहाँ पे हर जगह पे, मतलब मानसा पे, दहगाम पे, कलोल पे, हर जगह पे काउंटिंग सेंटर्स खोले गए हैं। हर जगह पे 1-1 काउंटिंग सेंटर है। जी बिल्कुल। तो लौटेंगे गीता आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें लगातार ये रुझान जल्दी से जल्दी जैसे ही आने शुरू होंगे न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक काउंटिंग सेंटर्स पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहला घंटा बैलेट पेपर के लिए और उसके बाद ईवीएम से निकलने शुरू होंगे रुझान और फिर नतीजे।